हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग आर ओ एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आज से जो प्रैक्टिस हम लोग सॉल्व करेंगे, वो अध्याय के द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम सॉल्व करेंगे। और यह टेस्ट सीरीज जो हाल ही में पब्लिश किया गया है, जो टेस्ट सीरीज ध्येय में चल रहा है इस समय, वही टेस्ट सीरीज आज सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, यह टेस्ट सीरीज पेड ग्रुप में ऑलरेडी जो है पब्लिश कर दिया गया, मतलब वहाँ पे जो है प्रोवाइड करा दिया गया है। बाकी इस वीडियो में हम लोग आज इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। बाकी जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम पे आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको विभिन्न जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और वो भी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग और अपडेटेड टेस्ट सीरीज जो कि करंट अफेयर से अपडेटेड है। ठीक है, बाकी जो लोग यहाँ पे प्रैक्टिस से सॉल्व करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि वही टेस्ट सीरीज आपको यहाँ भी सॉल्व कराया जाता है। ठीक है, देखिए धीरे-धीरे जो भी टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल है, या फिर से जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टेस्ट सीरीज अभी चल रहे हैं, सारे टेस्ट सीरीज आप लोगों को पेड ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए जाएँगे। ठीक है, जैसे वो ऐप पे अपलोड होते हैं या फिर से मार्केट में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको लेकर के परेशान बिल्कुल भी ना हो, सारे टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिल जाएँगे। ठीक है, बाकी इस वीडियो में हम लोग जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे, और देखिए अगर बहुत ज़्यादा टाइम ना लगा तो जीएस और हिंदी दोनों सेक्शन को एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बता दिया करें कि जीएस और हिंदी दोनों सेक्शन को, दोनों जो पार्ट है उसका एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाए या फिर दोनों के लिए अलग-अलग वीडियो बनाया जाए। क्योंकि देखिए एग्जाम जैसा कि आपका होना है, दोनों पेपर कंबाइन कर दिया गया है और एक इस पेपर में ही दोनों पेपर आपको देखने को मिलेगा, जीएस वाला सेक्शन भी और हिंदी वाला सेक्शन भी। तो आप लोग क्या चाहते हैं, दोनों पेपर को अलग-अलग कराया जाए या फिर एक ही में कराया जाए? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस आप लोगों को लगे, कंफ्यूजन लगे, या फिर से जिस क्वेश्चंस में भी डाउट लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले सारे क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें और देखिए आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। ठीक है, और मैं फिर बार-बार कह रहा हूँ और कहता आ रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज कितना आप लोग कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है, जो भी टेस्ट सीरीज आप लोग कर रहे हैं कितनी अच्छे से कर रहे हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और देखिए अगर हो सकेगा तो जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट सीरीज है वो भी कंडक्ट कराए जाएँगे। उसके साथ-साथ अगर पॉसिबल हुआ तो वो टेस्ट सीरीज भी जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है, और हाल-फिलहाल में अभी वो टेस्ट सीरीज जो चल रहे हैं जो मार्केट में अगर अवेलेबल हैं, तो वो टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को पेड ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि वो टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाए। बाकी आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया करें। और देखिए जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। और पेड ग्रुप देखिए जब भी ₹150 में पेड ग्रुप जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज हैं वो तो प्रोवाइड कराए ही जा रहे हैं। उसके साथ-साथ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो मंथली मैगज़ीन है, वो भी आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। उसके साथ-साथ जो योजना परियोजना से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज हो गया या फिर से मैगज़ीन हो गई, सारे जो आपके कंटेंट है, मटेरियल है, वो वहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सारे मटेरियल आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएँगे। तो जो लोग भी इच्छुक हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, क्योंकि अभी मौके बार-बार नहीं आते हैं, और अभी 2-3 महीने का जो हमारे पास टाइम है, उसमें अगर हम बहुत अच्छे से अपने रिवीजन के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ अगर टेस्ट सीरीज करते हैं, तो डेफ़िनेटली जो है हम जो अपने सफलता है उसके बहुत करीब होंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। कुछ धार्मिक शिक्षक दिए गए हैं और उनसे संबंधित स्थान दिया गया है। रामानुजाचार्य की बात करें, रामानुजाचार्य का संबंध था कहाँ से? इनका संबंध जो है तमिलनाडु से था। ज्ञानदेव की बात करें, ज्ञानदेव जो है यह महाराष्ट्र से संबंधित थे। और लाल शाहबाज कलंदर, इनका जो संबंध था यह सिंध क्षेत्र से था, और बांसवाना यह थे कर्नाटक के। ठीक है, यह कर्नाटक के थे। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4-1-2-3, 4-1-2-3, ऑप्शन डी इसका सही है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों के षड्यंत्र की उपमा दी थी? सर जॉन लॉरेंस और स्टीले ने, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने, एल आर रीज ने, या फिर रॉबर्ट हुपलैंड ने? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों का एक षड्यंत्र है, एक गठजोड़ है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। याद रखिएगा, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह को कहाँ से प्रारंभ किया गया था? साबरमती, सेवाग्राम, पवनार, या फिर वर्धा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी,
पवनार आश्रम से महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत है 17 अक्टूबर 1940 को इसकी शुरुआत की गई थी। जिसके पहले सत्याग्रही इसके पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही, और दूसरे सत्याग्रही जो थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पवनार आश्रम से महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी 17 अक्टूबर 1940 को। जिसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जनजातीय आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने रामशुंड राम की सेना का गठन किया था? रामशुंड या राम की सेना का गठन किया था? कोया विद्रोह, रंपा विद्रोह, खोंड विद्रोह या फिर बस्तर विद्रोह? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कोया विद्रोह के समय। ठीक है, कोया विद्रोह के समय यह किया गया था। और इसकी अगर हम बात करें, यह अंग्रेजों के विरुद्ध चलने वाला एक दीर्घकालिक, मतलब बहुत लंबे समय तक चलने वाला एक आंदोलन था। और इसी आंदोलन के समय जनजातियों द्वारा रामसुंड या राम की सेना का गठन किया गया था। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। गोरक्षा आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वेद समाज या फिर प्रार्थना समाज? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्य समाज से संबंधित है गोरक्षा आंदोलन। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और गोरक्षा आंदोलन की बात करें तो यह आर्य समाज से संबंधित है। 1815 ईस्वी में दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज आंदोलन की स्थापना की गई थी, जिसमें गोरक्षा को भी शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, जो दयानंद सरस्वती हैं, इनके द्वारा आर्य समाज आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी, यह 1815 में की गई थी। और इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट भी गोरक्षा आंदोलन, इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट था। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। बाकी किसके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, सरस्वती। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से स्मृत करना। कुछ संगठन दिए गए और संस्थापक। भारतीय सुधारक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। ठीक है, जिसे इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। देव समाज की स्थापना देव समाज की स्थापना जो है शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई थी। देव समाज की स्थापना। भारतीय महिला संघ की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। भारतीय महिला संघ की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। और भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सरला देवी चौधरानी द्वारा किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 2143। 2143 ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? कुछ पत्र पत्रिकाएं दिएगा और संपादक। दस रोजा का संपादन गुलाम हुसैन ने किया था। स्वराज्य का टी प्रकाशम ने, न्यू इंडिया का एनी बेसेंट ने, और यंग इंडिया का महात्मा गांधी ने। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दस रोजा का प्रकाशन गुलाम हुसैन ने किया था, यह बात आपका गलत है। ठीक है, दस रोजा का जो संपादन है यह अब्दुल गफ्फार खां द्वारा किया गया था। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खां द्वारा किया गया था दस रोजा का प्रकाशन। ठीक, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। कुछ आयोग दिए गए हैं और किस गवर्नर जनरल के समय में इन आयोगों का गठन किया गया था, उससे आपको सम्मिलित करना है। रैले आयोग का गठन कब किया गया था? रैले आयोग के गठन की अगर हम बात करें तो इसका जो गठन है वो कर्जन के समय में रैले आयोग का गठन किया गया था। सैडलर आयोग का गठन सैडलर आयोग का गठन लॉर्ड चेम्सफोर्ड या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय में किया गया था। सैडलर आयोग का गठन। इच पैक एक्स आयोग का गठन, इसका आयोग किया गया था आपका रीडिंग के समय में। इच पैक आयोग का गठन लॉर्ड रीडिंग के समय में किया गया था। और लिंडसे आयोग का गठन जो है यार इरविन के समय में किया गया था। ठीक है, लिंडसे आयोग का गठन किया गया था इरविन के समय में। रैले आयोग का गठन कर्जन के समय में किया गया था। सैडलर आयोग का गठन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में किया गया था। और इंच पैक या इंच कैप आयोग का गठन लॉर्ड रीडिंग के समय में किया गया था। इसका सही आंसर 1423 1423 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना कहाँ की थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? बंबई, बेलगांव, मद्रास या फिर सतारा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना इन्होंने 28 अप्रैल 1916
1916 ईस्वी में किया था। ठीक है, 28 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा बेलगाम में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। 11 11 सिरों वाला बोधिसत्व 11 सिरों वाला बोधिसत्व कहाँ स्थापित किया गया है? बाघ की गुफा में, कन्हेरी गुफा में, अजंता की गुफा में या फिर एलोरा की गुफा में? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्हेरी की गुफा में। ठीक है, 11 सिरों वाले बोधिसत्व इन्हें कन्हेरी की गुफा में स्थापित किया गया है। कन्हेरी की गुफा जो भारत के सबसे बड़े बौद्ध स्थलों में से एक है और इसके समय की अगर हम बात करें तो पहली फर्स्ट ईसा पूर्व में जो है इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, फर्स्ट ईसा पूर्व से संबंधित है कन्हेरी की गुफा, जहाँ पे 11 सिरों वाले बोधिसत्व का स्थापना कराया गया। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एकमात्र महिला अलवार संत अंडाला, यह किसकी पुत्री थी? संत पूडम की, संत पेय की, संत पेरिय या फिर संत तिरुमली सई? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह संत पेरिय की पुत्री थी। ठीक है, एकमात्र महिला अलवार संत अंडाला संत पेरिय की पुत्री थी। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। कुछ पुस्तक दिए गए हैं और उसके लेखक दिए गए हैं। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक की रचना की थी अशोक मेहता ने। और रिबेलियन 1857 पुस्तक की रचना पीसी जोशी द्वारा की गई थी। ठीक है, पीसी जोशी द्वारा की गई थी। अवध इन रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना रुद्रांशु मुखर्जी ने किया था। ठीक है, रुद्रांशु मुखर्जी ने किया था। और इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, इसकी जो रचना है जीबी माल सेन द्वारा की गई थी। ठीक है, जीबी माल सेन द्वारा की गई थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 2-4-3-1, 2-4-3-1 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, द ग्रेट रिबेलियन की रचना अशोक मेहता ने की थी। रिबेलियन 1857 की रचना की गई थी पीसी जोशी द्वारा। अवध इन रिवोल्ट की रचना रुद्रांशु मुखर्जी द्वारा की गई थी। और इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857 की रचना जीबी माल सेन द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमिलित नहीं है? कुछ बांध दिए गए, नदी दिया गया। पंचेत पहाड़ी बांध, इसका निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। तिलैया बांध का निर्माण किया गया है बराकर नदी पर। मैथन बांध का निर्माण कोनार नदी पर। और कालागढ़ बांध का निर्माण किया गया रामगंगा नदी पर। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मैथन बांध। मैथन बांध का निर्माण कोनार नदी पर नहीं किया गया है। ठीक है, मैथन बांध के निर्माण की अगर हम बात करें, मैथन बांध का जो निर्माण है यह बराकर नदी पर किया गया। ठीक है, बराकर नदी पर किया गया मैथन बांध का निर्माण। मैथन बांध का निर्माण बराकर नदी पर। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। सी गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से संबंधित करना है। कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिया गया और राज्य दिया गया है। कोबाडा कोबाडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? कोबाडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। बागड़ा चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है मध्य प्रदेश में, यह मध्य प्रदेश में है। जैतापुर की बात करें, जैतापुर महाराष्ट्र में है। और माही बांसवाड़ा है आंध्र प्रदेश में। एक सेकेंड, आंध्र प्रदेश में है। माही बांसवाड़ा जो है यह राजस्थान में है। कोबाडा है आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, जैतापुर महाराष्ट्र में है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2-4-1-3 ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए, कुबाड़ा आंध्र प्रदेश में है, बागड़ा चुटका है मध्य प्रदेश में, जैतापुर महाराष्ट्र में है और माही बांसवाड़ा राजस्थान में। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित झीलों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? शांतताल, भीमताल, चंद्रताल या फिर नौका छिया झील? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रताल। चंद्रताल की अगर हम बात करें, यह उत्तराखंड में नहीं बल्कि यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है। तो सी इसका गलत हो जाएगा। बाकी शांतताल, भीमताल और नौका छिया ताल यह तीनों आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सही आंसर इसका सी है। निम्नलिखित उर्वरक संयंत्रों में कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? जगदीशपुर, बबराला, बीजयपुर और आंवला। कौन इसमें से उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है, ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजयपुर। बीजयपुर जो उर्वरक संयंत्र है यह उत्तर प्रदेश में नहीं है। विजयपुर उर्वरक संयंत्र यह किस राज्य में है? यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में। बाकी जगदीशपुर, बबराला और आंवला यह तीनों उर्वरक संयंत्र है और यह तीनों उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी विजयपुर आपका ये भी उर्वरक संयंत्र है लेकिन यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित नियमों पर विचार किया, कुछ जनजाति दिया गया और राज्य दिया गया है। राजी जनजाति उत्तराखंड में निवास करती है, बिरहोर जनजाति झारखंड में, मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़ में और टोडा जनजाति केरल में। कितने विकल्प इसमें से सही है? फुट के हिसाब से आपको सही विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। राजी जनजाति उत्तराखंड में,
बिरहोर जनजाति झारखंड, मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़, लेकिन टोडा जनजाति जो है यह केरल नहीं, यह जो है मुख्य रूप से तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है? तमिलनाडु में इसका मुख्य निवास है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से संबंधित करना है। कुछ घाटी दिया गया और अवस्थिति दिया गया है। जीरो घाटी किस राज्य में स्थित है? जीरो घाटी की बात करें तो यह आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। केशकाली केशकाली घाटी यह है छत्तीसगढ़ राज्य में। कंबम घाटी कहाँ पे है? कंबम घाटी तमिलनाडु में है और अराकू घाटी है आंध्र प्रदेश में, ठीक है? अराकू घाटी, अराकू वैली आपके आंध्र प्रदेश में है। इसका जो सही आंसर है वो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है? जीरो घाटी अरुणाचल प्रदेश में है, केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ में, कंबम घाटी तमिलनाडु में और अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिमनद द्वारा निर्मित भू आकृति नहीं है? हिमनद द्वारा, याद रखिएगा, हिमनद द्वारा निर्मित कौन भू आकृति नहीं है? वर्ग, सरुंड, कोल, नुनाटक या फिर स्पीट? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पीट। स्पीट जो है हिमनद द्वारा निर्मित नहीं है। स्पीट की अगर हम बात करें तो यह सागरीय जल द्वारा इसका निर्माण होता है, ठीक है? सागरीय जल द्वारा स्पीट का निर्माण होता है, सागरीय जल द्वारा, ठीक है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ब्रिक फील्डर स्थानीय कौन अर्जेंटीना में चलता है, हबूब चलता है सूडान में, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में और लेवेंटर जो है ये लेवेस्टर है, ठीक है? ये आपके दक्षिणी स्पेन में चलता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिक फील्डर। ब्रिक फील्डर की अगर हम बात करें तो यह अर्जेंटीना नहीं बल्कि ब्रिक फील्डर चलता है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में चलता है ब्रिक फील्डर, ठीक है? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर चलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है, यही गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी एंडीज पर्वत में स्थित है? ऑजोस डेल सलारो, कोटोपैक्सी, लास्कर और संग। फुट के हिसाब से बताइए सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी ज्वालामुखी पर्वतें जो है, ये सभी ज्वालामुखी पर्वत जो है एंडीज पर्वत में स्थित है। ओजोस डेल सलारो, कोटोपैक्सी, लॉस्कर और संगे, ठीक है? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है? जॉम्बेजी नदी या गिनी की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, मतलब अपने जल को विसर्जित करती है। पोटोमैक नदी, चेसा पानी, चेसा पीक की खाड़ी में, पो नदी काला सागर में और जायरे नदी मोजाम्बिक चैनल में। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? कौन सा विकल्प इसमें से सही है आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पोटोमैक नदी चेसापीके की खाड़ी में, यह सही है, ठीक है? पोटोमैक नदी का जो मुहाना है या चेसापीके की खाड़ी में होता है, यह बात बिल्कुल सही है। बाकी जाम्बेजी नदी की बात करें, जाम्बेजी नदी यह किस यहाँ पे किस खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है? तो यह जो है मोजाम्बिक चैनल, ठीक है? मोजाम्बिक चैनल में अपना मुहाना बनाती है। मोजाम्बिक चैनल में अपना मुहाना बनाती है। पो नदी की बात करें, पो नदी जो है यह एड्रियाटिक सागर में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है? और पो नदी मुख्य रूप से इटली में प्रवाहित होती है और यह जो है एड्रियाटिक सागर में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है? एड्रियाटिक सागर में पो नदी, ठीक? बाकी जायरे नदी की बात करें, जायरे नदी जो है ये अटलांटिक महासागर में अपना जल प्रवाहित करती है, अटलांटिक महासागर में, ठीक है? तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। पोटोमैक नदी ये सही है, बाकी तीनों विकल्प गलत हैं, जिसमें जाम्बेजी नदी मोजाम्बिक चैनल में, पो नदी एड्रियाटिक सागर में और जायरे नदी अटलांटिक महासागर में जल विसर्जित करती है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से इसे आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से संबंधित करना। मैकेंजी पर्वत कहाँ पे है? बात करें अगर मैकेंजी पर्वत की, मैकेंजी पर्वत है कनाडा में, मैकेंजी पर्वत कनाडा में है। एल्बुर्ज पर्वत है आपके ईरान में, एल्बुर्ज है ईरान में। मैकिन्ले पर्वत की बात करें, मैकिन्ले पर्वत है अमेरिका में और एल्ब्रूस पर्वत है रूस में। देखिए, इसमें एल्बुर्ज और एल्ब्रूस इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? एल्बुर्ज जो पर्वत जो है, एल्बुर्ज जो है यह ईरान में है, लेकिन एल्ब्रूस जो है रूस में है, ठीक है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? कुछ पेट्रोलियम क्षेत्र दिए गए और देश दिया गया। बर्गन है कुवैत में, एबरडीन स्कॉटलैंड में है, मोसूल है इराक में और गच सारन है सऊदी अरब में। गच नहीं, ये गच सारन है, ठीक है? गच, गच सारा, ठीक है? गच सारा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गच सारन। गच सारन जो है पेट्रोलियम क्षेत्र है, सऊदी अरब में नहीं है बल्कि ईरान में है, ठीक है? ईरान में। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, बाकी विकल्प आपके सही है।
कैनेडियन शील्ड के नाम से कौन सा पठार जाना जाता है? किसे कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है? ओजॉर्थ पठार, एडवर्ड्स पठार, कम्बरलैंड पठार या फिर लॉरेंटियन पठार? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉरेंटियन पठार को कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निर्देशक तत्वों की मूल सूची में निम्नलिखित में से कौन सी अनुच्छेद शामिल किए गए थे? अनुच्छेद 38, 39 ए, 43 ए या फिर अनुच्छेद 43 बी? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39 ए और अनुच्छेद 43 ए। इसे जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके साथ साथ एक और अनुच्छेद है जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, वो है आपका अनुच्छेद 48 है। ठीक है, इन तीनों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 39 से 43 से 48 से। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। गैर संसद सदस्य 6 माह तक के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर मंत्री नियुक्त हो सकते हैं, या किस वाद में अभी निर्धारित किया गया था? एसपी आनंद बनाम एचडी देवगौड़ावाद, मुरली एस देवरा बनाम भारत संघ, एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ या फिर मेधा कोतवाल लेले बनाम भारत संघ? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, एसपी आनंद बनाम एचडी देवगौड़ावाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना वर्डिक्ट दिया था कि कोई भी व्यक्ति जो मंत्री नहीं है वह अधिकतम 6 महीने तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, अन्यथा उसकी जो सदस्यता है या कह सकते हैं कि उसका जो पद है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, एसपी सिन्हावाद में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। सॉरी, एसपी आनंद बनाम एचडी देवगौड़ावाद में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का प्रारंभ कब किया गया था? 1954, 1960, 1962 या फिर 1964? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल की जो शुरुआत 1962 में की गई थी। और शून्यकाल की जो प्रक्रिया भारत में है, यह एक भारत मतलब ये जो है भारत की ही उपज है, इसे किसी भी देश से नहीं लिया गया है। ठीक है, यह एक भारत का नवाचार है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? संसद का पहला घंटा प्रश्न काल के लिए होता है, शून्य काल प्रश्न काल के तुरंत बाद आता है, अतारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है, अल्प सूचना के प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है यह बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन अतारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक नहीं लिखित रूप में दिया जाता है। ठीक है, लिखित रूप में दिया जाता है। बाकी संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के रूप में होता है, दूसरा घंटा शून्यकाल के रूप में होता है। ठीक है, इसके तुरंत बाद शून्यकाल शुरू होता है। और अल्प सूचना के प्रश्न का उत्तर जो है मौखिक रूप से दिया जाता है, और 10 दिन पूर्व सूचना दे करके यह पूछा जाता है। ठीक है, 10 दिन पूर्व सूचित, 10 दिन पहले मतलब सूचित करके। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 155 इसमें राज्यपाल की नियुक्ति के उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा जो शपथ लिया जाता है इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का वर्णन है, और अनुच्छेद 201 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। कौन सा विकल्प इसमें से राज्यपाल के बारे में गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 201 नहीं है। ठीक है, देखिए राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का जो बात किया गया, जो उल्लेख किया गया है, वह अनुच्छेद 213 में है। ठीक, अनुच्छेद 213 में। ठीक, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का जो उल्लेख है अनुच्छेद 213 में है, तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तें राज्यपाल तय करता है, और संविधान में वर्णित उपबंधों के अधीन वह उन्हें मतलब हटा सकता है, यूज कर सकते हैं। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद इनको पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती है, अर्थात दूसरे कार्यकाल के योग्य नहीं होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित उपबंधों के अधीन ही हटा सकता है, न कि जो है क्या कह रहा है, न कि राज्यपाल। ठीक है, न कि राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल इनकी नियुक्ति कर सकता है, लेकिन इन्हें हटाने का जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। बाकी इन्हें जो है एक बार जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है, इनके जो सदस्य हैं, अध्यक्ष इनके जो सदस्य हैं, इनका कार्यकाल अगर समाप्त हो जाता है तो इन्हें पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन क्या है, अगर मान लीजिए कोई राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, तो वह जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, और अगर राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य है तो यह अध्यक्ष बन सकता है, दोबारा सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है, और अगर राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है
तो दोबारा यह राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं बन सकता है, ठीक है। लेकिन जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष यह बन सकता है। और अगर राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य है तो यह राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मतलब जिस पद पे यह रह चुका है उसी पद पर दोबारा इसकी नियुक्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां है, जो मांसपेशी वो कौन सी है? हृदय, गर्भाशय, जंघा या फिर जबड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जबड़े की पेशी जो है सबसे मजबूत होती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। मादा शरीर में अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन है कौन सा है? कूप उत्तेजक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन या फिर एरिथ्रोपोइटिन। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो मानव शरीर में अंडोत्सर्ग या फिर ओव्यूलेशन के लिए क्या करता है? उत्तरदायी है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना, कुछ विटामिन दिए गए हैं और उसकी कमी से होने वाला रोग दिया गया है। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, बात करें अगर कैल्सीफेरॉल की कमी से कैल्सीफेरॉल की कमी से ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग होता है, ठीक है। रेटिनाल की कमी से कैरेटोमैसेमिया, रेटिनाल की कमी से कैरेटोमैसेसिया नामक रोग होता है। राइबोफ्लेविन की कमी से होता है आपका किलोसिस और नियोसिन की कमी से होता है पेलाग्रा, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 2 4 1 ऑप्शन है, 3 2 4 1 ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार क्या होगा? व्यक्ति का आभासी भार अपने वास्तविक भार से कम प्रतीत होगा, व्यक्ति का आभासी भार अपने वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होगा, व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा या फिर व्यक्ति का भार शून्य हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर जो है लिफ्ट से उतरते समय लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाती है, ठीक है, लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाती है तो इस संदर्भ में इस कंडीशन में व्यक्ति का जो भार है वह प्रतीत होगा 0, ठीक है। सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से ध्वनि की तीव्रता मापने वाला जो यंत्र है वो क्या है? किस यंत्र से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है? मापा जाता है ऑडियोमीटर से, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पानी में नमक मिलाने पर निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा? उसका क्वथनांक और हिमांक बढ़ेगा, उसका क्वथनांक और हिमांक घटेगा, उसका क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घटेगा या फिर उसका क्वथनांक घटेगा और हिमांक बढ़ेगा। सही आंसर क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर पानी में नमक मिलाया जाता है तो इसका क्वथनांक जो है यह बढ़ जाएगा और इसका जो हिमांक है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक भोजन ग्रहण करने से संबंधित विकार है? पीका डिसऑर्डर, बुलिमिया, एनेरोक्सिया नॉर्वेसा या फिर ऑर्थोरेक्सिया नॉर्वेसा। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलिमिया नर्वोसा। और इसमें होता क्या है, इसमें जो है अगर ये रोग किसी को हो गया तो व्यक्ति कितना भोजन कर रहा है उसे, मतलब कब उसको भोजन करना छोड़ देना चाहिए, मतलब कब उसे यह आभास नहीं होगा कि उसका पेट भर चुका है, ठीक है। जैसे नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, खाना खा रहे हैं और खाना खाने के एक समय के बाद हमें ये होता है कि हमारा जो है भोजन वो कंप्लीट हो चुका है, फुलफिल हो चुका है और अब हमें भोजन करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा पेट भर चुका है। लेकिन जिसे बुलिमिया हो जाता है उसे यह प्रतीत नहीं होता, यह आभास नहीं होता है कि कब उसे भोजन करना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प गलत है? यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक असंवैधानिक सर्वोच्च परिषद है। रघुराम राजन समिति में सबसे पहले इसका गठन का प्रस्ताव रखा था और इसकी स्थापना 2010 में एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर करते हैं। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका गलत है। इसकी जो अध्यक्षता है वो आरबीआई के गवर्नर नहीं बल्कि वित्त मंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, ठीक है। वित्त मंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ठीक। बाकी विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए, बजट 2024-25 के बारे में कुछ है, कौन सा विकल्प सही है? कुछ आवश्यक स्रोत दिए गए और प्रतिशत भारांश दिया गया, उससे आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। देखिए, ये टेस्ट सीरीज तो नया है लेकिन इसमें जो करंट अफेयर है वो 2024 के करंट अफेयर है, ठीक है। इसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क की अगर हम बात करें, इसका जो प्रतिशत भारांश है केंद्रीय उत्पाद शुल्क का, यह 5% है। निगम कर का जो भारांश है वो है आपका 17%। आयकर के भारांश की बात करें तो ये आपका 19% है और जीएसटी है 18%। इसका जो सही आंसर है 2 1 4 3 ऑप्शन हो जाएगा, 2 1 4 3 ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, विंडफॉल टैक्स किसी विशेष कंपनी या उद्योग को हुए अप्रत्याशित लाभ वृद्धि पर आरोपित उच्च कर की दर है। भारत सरकार ने जुलाई 2022 में पेट्रोलियम उत्पादों पर विंडफॉल टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसे प्रत्येक 2 सप्ताह बाद संशोधित किया जाता है।
कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विंडफॉल टैक्स के बारे में दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है? दोनों विकल्प। मान लीजिए किसी कंपनी को अप्रत्याशित बहुत अधिक अगर लाभ होता है, तो उसके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया जा सकता है, ठीक है? सही आंसर सी हो जाएगा। सबसे पहले इसे 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है? और 2 सप्ताह के बाद इसमें संशोधन हो सकता है, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है? विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के बारे में देखिए। इसमें कुछ जंतु पादप उत्पाद और अवैध तस्करी किसका कितना होता है, उससे आपको सम्मिलित करना है। हाथी दांत का जो तस्करी है, जो 2024 में रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है, उसके अनुसार हाथी दांत की जो तस्करी है, यह 15% हाथी दांत की तस्करी होती है। पैंगोलिन सल्क, उसके जो कवच होते हैं पैंगोलिन के, इसकी जो तस्करी होती है, यह लगभग 28% होती है। शीशम की तस्करी होती है लगभग 35% और गैंडे की सींग की तस्करी लगभग 29% होती है। ठीक है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 4, 1, 3 ऑप्शन डी। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको कथन और कारण दिया गया है, सही आंसर का चयन करना। प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने हेतु उनके विशिष्ट निकेत के पर्याप्त जानकारी होनी आवश्यक है। किसी भी जीव की कार्यात्मक भूमिका अपने निकेत में ही संपन्न होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही है और आगे की सही व्याख्या करते हैं। निकेत होता क्या है? देखिए, किसी भी प्रजाति का जो निकेत है, इससे पता चलता है कि उसकी सारी जो दैनिक क्रियाएँ हैं, ठीक है? जैसे कि वो भोजन क्या क्या करता है, ठीक है? उसका जो मतलब दिन भर की जो दैनिक क्रियाएँ हैं वो क्या कौन-कौन सी हैं, ठीक है? उसके साथ-साथ इसके प्रजनन से संबंधित, उसके मतलब इसके अधिवास से संबंधित सारी जो इसकी क्रियाएँ हैं इसी से पता चलता है। और प्रत्येक प्रजाति का निकेत अलग-अलग होता है, ठीक है? अलग-अलग होता है, ये भी याद रखिएगा। तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा, आर एक ही सही व्याख्या करता है। कवक के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कवक जो कि एक थैलोफाइट है, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इनकी जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है? ये बात बिल्कुल सही है। और इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और यही कारण है कि यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, ठीक है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक? नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ राज्य दिए गए हैं और मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र है और स्थित राज्य है, ठीक है? बुनाई क्षेत्र, जो मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र बुनाई है, यह किस राज्य में है? बुनाई की अगर हम बात करें, तो यह जो है आपकी ओडिशा में स्थित है, ठीक है? ओडिशा में स्थित है बुनाई। और जमरपानी कहाँ पे है? जमरपानी की अगर हम बात करें, यह आपके मध्य प्रदेश में जमरपानी है। मध्य प्रदेश में है जमरपानी। सुंदर पहाड़ी कहाँ पे है? सुंदर पहाड़ी है कर्नाटक में और राधानंदपुर है आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, ठीक है? बाकी कुछ अन्य क्षेत्र देख लीजिए, जैसे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र हैं, वह जो है जमरपानी है, तिरोही है और पूर्णिया है। ओडिशा में केंदुझार है, बोनाई है, गंगापुर, कालाहांडी और भूतरा, ये सभी ओडिशा में स्थित मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र हैं। कर्नाटक में संदूर पहाड़ी है, जहाँ से मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश में राधानंदपुर, पिराई, देवादर, कोदूर और धर्मस, यहाँ से मैंगनीज का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र में दोदबारी, बुजुर्ग और चिखली है, जहाँ से मैंगनीज का उत्पादन होता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन की विकृति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन की विकृति नहीं करता? उष्मा, अवरक्त किरणें, एक्स किरण या फिर भारी धातु लवण? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवरक्त किरण, ठीक है? ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, ओला का संबंध समांतर निम्नलिखित में से किस बादल से है? ओला, कपासी बादल, पछाब अस्तरी या फिर कपासी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपासी वर्षा बादल से ओलावृष्टि होती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित समूह में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? कुछ औद्योगिक प्रदेश दिए गए और देश, जैसे अल्बामा या अमेरिका में है, रूर बेसिन जर्मनी में है, कैंटन है जापान में और दक्षिण ट्रांसवाल है साउथ अफ्रीका में। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंटन जापान में है, ये आपका गलत है। कैंटन जो औद्योगिक क्षेत्र है, यह जापान नहीं बल्कि चाइना में है, ठीक है? कैंटन हो गया, वुहान हो गया, जहाँ से कोरोना निकला था, ठीक है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी के द्वारा एड्स रोग को होता है, जो कि एक क्या है? यह रिट्रोवायरस है, लेंटे वायरस है, अर्बो वायरस है या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? यह जो है एक, इसकी अगर हम बात करें, जो एचआईवी वायरस है, यह एक प्रकार का यह एक प्रकार का रेट्रोवायरस है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? यह एक प्रकार का रेट्रोवायरस है।
सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के भाग 12 वित्तीय संपत्ति संविधान और वाद का वर्णन किया गया है। यह भाग 4 अध्ययन में विभाजित है, लेकिन इनसे कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अध्याय फर्स्ट यह वित्त से संबंधित है। अध्याय 2 ऋण लेने से। अध्याय 3 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम की बात करता है। और अध्याय 4 जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, देखिए अध्याय फर्स्ट में वित्त का उल्लेख किया गया है। अध्याय 2 जो है यह ऋण लेन-देन से संबंधित है। अध्याय 3 जो है यह संपत्ति हो गया, संविदाएँ, अधिकार और उनकी बाध्यताओं से संबंधित है। ठीक है? न कि भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य के समागम की स्वतंत्रता से। ठीक है? बाकी भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम की जो स्वतंत्रता है, इसका जो उल्लेख किया गया है, वह भाग 13 में है। ठीक है? भाग 13 में है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, राइजोटोप परियोजना का उद्देश्य क्या है? राइजोटोप परियोजना का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। देखिए इसका उद्देश्य है गैंडों के अवैध शिकार पर रोक लगाना। ठीक है जी। गैंडा अर्थात राइनो, और इसके नाम में ही है राइजोटोप। अगर ना हो तो भी आप जो है थोड़ा-सा कॉमन सेंस लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और यह परियोजना कहाँ शुरू किया गया था? साउथ अफ्रीका में इसकी शुरुआत की गई थी। गैंडों के अवैध शिकार है, ठीक है? जिनका एक सींग के लिए जिनका शिकार किया जाता है, उसके लिए ही राइजोटोप परियोजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। डार्क ऑक्सीजन से आप क्या समझते हैं? वायुमंडल में अदृश्य रूप से उपस्थित ऑक्सीजन, विषाणुओं द्वारा अवशोषित ऑक्सीजन, सूर्य के प्रकाश के बगैर गहरे समुद्र में बनने वाली ऑक्सीजन, या फिर मशरूम कृषि में मशरूम द्वारा उपभोग की जाने वाली ऑक्सीजन। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूर्य के प्रकाश के बगैर गहरे समुद्र में बनने वाली ऑक्सीजन को डार्क ऑक्सीजन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, होने के कारण इसका विचलन और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण इसका विचलन तथा प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प इसमें से गलत है, दोनों गलत है। ठीक है? देखिए बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन सबसे कम नहीं बल्कि सबसे अधिक होता है, और इसका जो तरंगदैर्घ्य है सबसे कम होता है। मतलब विचलन जो है सबसे तरंगदैर्घ्य सबसे कम, विचलन जो है सबसे मतलब विचलन और प्रकीर्णन सबसे कम नहीं, मतलब प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और लाल रंग के प्रकाश की बात करें, इसका जो प्रकीर्णन है वह सबसे कम होता है और इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और यही कारण है कि जो खतरों का निशान है वो लाल रंग का बनाया जाता है, जो दूर से ही दिख जाए। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, दोनों विकल्प गलत है। नेक्स्ट देखिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के लंबवत किसी चाल से दर्पण के समीप आता है, तो उसे अपना प्रतिबिंब चौगुना चाल से पास आता हुआ प्रतीत होगा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है? देखिए इसमें अगर हम बात करें, किसी व्यक्ति का जो पूरा प्रतिबिंब है यह देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। उसके साथ-साथ अगर हम बात करें, जितनी दूरी पर जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के लंबवत किसी चाल से दर्पण के समीप आता है या फिर दूर जाता है, तो उसे अपना प्रतिबिंब दुगनी चाल से पास या फिर दूर आता या फिर जाता दिखाई देगा। ठीक है? चौगुना नहीं, ये 2 गुना है। ठीक है? 2 गुना है। बाकी मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा जो है आपका गलत है। ठीक है? केवल 2 विकल्प इसके सही हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। गाड़ी के हेडलाइट व सर्च लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें, उत्तल दर्पण जो है, इसमें प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच बनता है और वस्तु से छोटा, सीधा व आभासी बनता है। और यदि किसी वस्तु की जो उत्तल दर्पण से दूरी धीरे-धीरे बढ़ाई जाती है, तो दर्पण से बने आभासी और सीधे प्रतिबिंब का जो आकार है, यह छोटा होता जाता है। ठीक है? और दर्पण के पीछे जो ध्रुव से फोकस की ओर जो है, वो क्या करता है? खिसकता जाता है। ठीक है?
तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। साबुन तथा अपमार्जक के परिप्रेक्ष्य में कौन सा विकल्प सही है? दोनों ही जैव अपघटनीय होते हैं और दोनों केवल मृत जल में ही झाग बनाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। देखिए साबुन तथा अपमार्जक यह दोनों कपड़ों की धुलाई इस मतलब दोनों से की जाती है और यह जो है कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन घुले होने के कारण साबुन इसमें संयोग करके सफेदी व चिकनाई अवक्षेप बनाता है और इस कारण कठोर जल में धुलाई की उपयुक्त नहीं होता है। अपमार्जक की बात करें तो यह कठोर जल में उपस्थित इन आयनों से संयोग कर कोई अविलेय अवक्षेप नहीं बनाता है और यही वजह है कि कठोर जल में धुलाई के लिए डिटर्जेंट का उपयुक्त जो है यह सही माना जाता है। साबुन की बात करें तो यह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है और यह नदियों में जाकर के कोई प्रदूषण नहीं फैलाता है, जबकि अपमार्जक जैव निम्नीकरणीय नहीं है, इसीलिए यह नदियों में जाकर के प्रदूषण उत्पन्न करता है। याद रखिएगा। मृदु जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन नहीं घुले होते हैं, जिस कारण साबुन झाग बनाता है, जबकि डिटर्जेंट मृदु जल एवं कठोर जल दोनों में झाग बनाता है। ठीक है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एथेनॉल एक जैव ईंधन है जिसका उपयोग पेट्रोल के साथ मिश्रण के रूप में किया जाता है। एथेनॉल पर्यावरण के लिए हानिकारक है और इसके उपयोग से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन बढ़ता है। एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से फर्मेंटेशन प्रक्रिया द्वारा होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। एथेनॉल की बात करें तो यह एक जैव ईंधन है जिसे पेट्रोल में मिलाकर वाहनों के ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। ठीक, उसके साथ साथ एथेनॉल पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत कम हानिकारक होता है। इसका उपयोग ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को भी कम करता है। इसके साथ साथ इसका जो उत्पादन है मुख्य रूप से फर्मेंटेशन प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट जैसे कि शर्करा को खामिर द्वारा एथेनॉल में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की मुख्य इकाई है। किडनी शरीर में विषैले पदार्थों को हटाने में मदद करती है और रक्त का जो पीएच मान है वो 6.4 होता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है। देखिए इसमें अगर हम बात करें न्यूरॉन्स या तंत्रिका की मुख्य कार्यात्मक इकाई है जो संचार के लिए जिम्मेदार है। ये बात बिल्कुल सही है। और किडनी जो है शरीर में विषैले पदार्थों को फ़िल्टर करके पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देती है, यूरिन के माध्यम से, ठीक है? और यह बात सही है कि यह जो विषैले पदार्थों को शरीर से हटाने में मदद करती है, बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन रक्त का जो पीएच मान है वो 6.4 नहीं होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है? 7.4। तो यही आपका गलत हो जाएगा, बाकी पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए के बारे में देखिए कौन सा विकल्प गलत है? इसका स्थापना किया गया था 2008 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अपराध के अन्वेषण में न केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी एनआईए के अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के बराबर ही अधिकार दिया गया है और इसके महानिदेशक की शक्तियां किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक को प्राप्त शक्ति के बराबर होती है। कौन सा विकल्प राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के बारे में एनआईए के बारे में गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी, ये बात गलत है। इसका स्थापना जो है वो कब किया गया था? 2009 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है? तो ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पहला गलत है, बाकी तीनों विकल्प राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण या फिर एनआईए के बारे में सही हो जाएगा। ऑप्शन नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हाइपोथैलेमस का नहीं है? कौन हाइपोथैलेमस का कार्य नहीं है? यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने में हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। यह भूख प्यास तथा ताप नियंत्रण का कार्य करता है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यह वसा हाइड्रोकार्बन उपापचय पर भी नियंत्रण करता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? अर्थात कौन सा विकल्प जो है हाइपोथैलेमस का कार्य नहीं है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। हाइपोथैलेमस जो कि अग्र मस्तिष्क का एक भाग है, इसके कार्यों की अगर हम बात करें तो यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। यह भूख प्यास ताप नियंत्रण घृणा प्यार आदि पर क्या करता है? नियंत्रित इसका जो है नियंत्रण करता है। उसके साथ साथ वसा एवं कार्बोहाइड्रेट उपापचय का भी इसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है, जबकि शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जो जिम्मेदार है वो आपका सेरिबेलम है। ठीक है, सेरिबेलम है। सेरिबेलम, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यही गलत है, बाकी विकल्प सही है। यदि कोई व्यक्ति कार से यात्रा कर रहा है और कार अचानक बाईं ओर घूम जाए तो व्यक्ति को दाईं ओर की तरफ एक झटका लगता है। यह झटका किस बल के कारण लगता है? गुरुत्वीय त्वरण, विकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल या फिर घर्षण बल? इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिकेंद्री बल के कारण। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था लेनिन और रस्किन द्वारा। ठीक है, लेनिन और रस्किन द्वारा इसका अनुवाद किया गया था बाबरनामा का अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन सी। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत प्रथम श्रेणी के नगरीय संकुलों में निवास करता है? 60, 70.2, 42.6 या फिर 65.7? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 70.2। ठीक है, नगरीय संकुल, फर्स्ट नगरीय संकुल की अगर हम बात करें, ऐसे नगरीय संकुल जिनकी जनसंख्या 1 लाख या उससे से अधिक होती है, इसे प्रथम नगरीय संकुल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, 1 लाख या उससे अधिक होती है। और इसकी अगर हम बात करें, भारत में इनकी जो संख्या है वर्तमान समय में, वह लगभग 468 है। 468 है। और देश की कुल नगरीय जनसंख्या में इनका जो योगदान है, वह 70.2% है। ठीक है, 70.2% है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीश्वसन में ग्लाइकोल ऑक्सीश्वसन में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है, जिसमें ग्लूकोज का अणु विघटित होकर के पायरुविक अम्ल का अणु बनाता है। यदि इन क्रिया में ग्लूकोज के 3 अणु विघटित होंगे तो पायरुविक अम्ल के कितने अणु का निर्माण होगा? 3, 6, 9 या फिर 12? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 अणुओं का निर्माण होगा। ठीक है, 3 अणुओं के विघटन होने से पायरुविक अम्ल के 6 अणुओं का निर्माण होगा। ठीक है, ऑक्सीश्वसन क्रिया को की अगर हम बात करें तो इसे 2 भागों में बाँटा गया, एक है ग्लाइकोलाइसिस और एक है क्रिब्स चक्र। ठीक है, कोशिकाओं में ग्लूकोज के जौरण में प्रथम चरण ग्लाइकोलाइसिस होता है और इस प्रक्रिया में कोशिका द्रव में होती है, जिसमें ग्लूकोज का एक अणु विघटित होकर के पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण करता है। ठीक है, 2 अणुओं का निर्माण करता है। तो अगर 3 अणुओं का विघटित होगा, एक अणु 2 अणु बनाएगा, तो तीनों मिलकर के कितने बनाएंगे? 6 बनाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंकाइड, क्यूप्राइड, कैलामीन या फिर कैलोमल? कौन सा विकल्प इसका हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूप्राइड। क्यूप्राइड जो है जिंक का अयस्क नहीं है। ठीक है, क्यूप्राइड जिंक का अयस्क नहीं है। क्यूप्राइड की अगर हम बात करें तो यह किसका है? यह जो है कॉपर का अयस्क। ठीक है, कॉपर का। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत। ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन यमुना नदी के तट पर है? कालपी, कौशाम्बी, इटावा और कन्नौज। फुट के हिसाब से बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कालपी, कौशाम्बी और इटावा। यह तीनों शहर जो है यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। तीनों यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें कन्नौज की, कन्नौज जो है यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, गंगा नदी के तट पर। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश नॉर्डिक देश समूह में शामिल नहीं है? आइसलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क। देखिए, क्वेश्चन इसके पहले जो हम संस्कृत ऐप का टेस्ट सीरीज सॉल्व किए थे, उसमें भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर आप लोग एक कंटिन्यू टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते रहेंगे और ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होंगे और बार बार वो टेस्ट सीरीज अगर आप लोग कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को वैसे ही याद हो जाएंगे और उसमें भी वो क्वेश्चन याद हो जाते हैं जो फैक्ट वाले। ठीक है, जिनको रटने के बाद भी याद नहीं होता है। ठीक है, और हमारा मेन मकसद क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं तो फिर और चाहिए ही क्या? वो क्या है? हमको सिलेक्शन सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? आइसलैंड। ठीक, नार्डिक आइसलैंड जो है यह एक नार्डिक देश नहीं है। ठीक है, नार्डिक देशों की बात करें तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। नार्डिक आइसलैंड नार्डिक देश में शामिल है। ठीक है, आइसलैंड नार्डिक देश है। नीदरलैंड जो है नार्डिक देश में शामिल नहीं है। बाकी आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, ये सभी जो है नॉर्डिक देश हैं। नीदरलैंड इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और इटावा। इनमें साक्षरता के आधार पर जो है इन्हें घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। साक्षरता के आधार पर सही आंसर इसका 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव भ्रूण में न्यूरल ट्यूब का निर्माण गैस्ट्रुलेशन के बाद होता है। न्यूरल ट्यूब से केंद्रीय तंत्र का तंत्र विकसित होती है। न्यूरल ट्यूब 2 से केवल अनुवांशिक कारकों के कारण होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा। न्यूरल ट्यूब दोष यह केवल अनुवांशिक कारकों से ही नहीं बल्कि पोषणीय और
पर्यावरणीय कारकों के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है? तो तीसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही है? मानव भ्रूण के हृदय का विकास गर्भधारण के तीसरे सप्ताह में शुरू हो जाता है और हृदय की धड़कन गर्भधारण के छठे सप्ताह में शुरू हो जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, ठीक है? दोनों विकल्प। मानव हृदय का जो निर्माण है वह तीसरे सप्ताह में और यह हृदय जो है 6 सप्ताह के बाद धड़कने लगता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? हृदय का पूर्ण रूप से विकसित होना गर्भधारण के 9वें सप्ताह में होता है। भ्रूण के अंगों की प्राथमिक संरचना का निर्माण गर्भधारण के पहली तिमाही में होता है। कौन सा विकल्प इसका सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पहला गलत है, ठीक है? पहला गलत है। क्योंकि अभी हम लोग ऊपर देखे हैं कि हृदय का जो पूर्ण विकास है वह 9वें नहीं बल्कि 8वें सप्ताह में हो जाता है। ठीक है? 1 सेकंड। हृदय का जो पूर्ण विकास है यह 9वीं नहीं है, 3 सप्ताह के बाद हो जाता है, ठीक है? 3 सप्ताह के बाद हो जाता है, ठीक है? 3 सप्ताह के बाद हो जाता है और यह जो है 8 सप्ताह के बाद धड़कने लगता है। 8 सप्ताह, 6 सप्ताह के बाद ये धड़कने लगता है, ठीक? तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन इसमें से सही है? भ्रूण के अंगों की परिपक्वता का स्तर गर्भधारण के अंत तक पूर्ण होता है। भ्रूण के अंगों की संरचना गर्भधारण के चौथे तिमाही में ही कार्यशील होती है। कौन-सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पहला सही है, ठीक है? पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। अंगों का जो कार्यात्मक होना दूसरे तिमाही में ही शुरू हो जाता है। भ्रूण के अंगों का जो परिपक्वता का स्तर है, यह गर्भधारण के अंत तक पहुँचता है और जब ये नवजात शिशु के लिए कार्यात्मक रूप से तैयार होता है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। सभा कुलीन वर्गों की कुल वृद्धों की संस्था थी। कौन-सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। दोनों विकल्प सभा और समिति के बारे में सही है, ठीक है? एक और जो है समिति थी, वीदत, जिसका उल्लेख भी 1-2 बार आया है, ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कौन-सा विकल्प इसमें से सही है? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है और ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। कौन-सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है? ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो 10 खंडों में विभक्त है, जिसे मंडल कहा जाता है, ठीक है? और ऋग्वेद ऋग्वेद का जो विभाजन है, इसे अष्टक ऋग्वेद के विभाजन को अष्टक कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि 8 अध्यायों में विभाजित है जिस कारण इसे अष्टक कहा जाता है, ठीक है? उसमें मंत्रों की संख्या 10,552 है। और इसमें सूक्तों की संख्या की बात करें तो वो है आपका 1017 और इसमें ऋग्वेद में टोटल जो सूक्त हैं, ऋग्वेद में जो टोटल सूक्त हैं, वो आपके 1028 है। सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पाई धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पकी ईंटों की स्त्री आकृतियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पहला गलत है, दूसरा आपका सही है। हड़प्पा धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति की सभी प्रमुख नगरों से प्राप्त हुई, आपका गलत है, ठीक है? कुछ नगरों से केवल प्राप्त हुई है, ठीक है? कुछ नगरों से प्राप्त हुई, न कि सभी। बाकी आपका ये जो पकी मिट्टी की जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से स्त्री की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं नर्तकियों की, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है? तो डी हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही। हज्जाज ने खलीफा वाहिद से अनुमति प्राप्त कर मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय के लिए भेजा। 1811-12 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान मार्ग से भारत पर आक्रमण किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है? देखिए इसमें अगर हम बात करें, सिंध में इस समय ब्राह्मण वंश का शासक था और इसका संस्थापक चाच था। चाच का पुत्र था दाहिर। दाहिर के समय ही लंका से आने वाले कुछ अरब जहाजों को देवल के समुद्री डाकुओं ने लूट लिया था और यही घटना जो है सिंध पर अरबों के आक्रमण का तत्कालिक कारण माना जाता है, ठीक है? और इसकी अगर और हम बात करें और इसके बारे में अगर हम देखें तो हज्जाज ने खलीफा वाहिद से अनुमति प्राप्त करके 3 सेनापतियों को भेजा। सर्वप्रथम उबैदुल्ला आया था, उसके बाद आया था वर्दुल, ठीक है? इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया और यह दोनों असफल हुए थे। जो उबैदुल्ला और वर्दुल है, ये दोनों असफल हो गए थे। इसके बाद आया था आपका जो हज्जाज है, ये आया था और 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज ने उस समय जो मोहम्मद बिन कासिम की आयु थी वो 17 वर्ष थी और हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय के लिए भेजता है। यह 1711-12 ईस्वी में मकरान मार्ग से भारत पर आक्रमण करता है और कासिम की सेना में ऊंट, अश्वारोही, शिल्प, पत्थर फेंकने वाले, ये सभी जो है इसमें शामिल थे। कासिम की सहायता जाटों, मेवाड़ों और उस समय के जो विद्रोही राजा थे उन्होंने किया था, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक ऑप्शन हो जाएगा।
एक सेकंड, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत है। और दूसरा गलत क्यों? क्योंकि इसमें क्या दिया कि 1811-12 है, जबकि 1811-12 नहीं है, 1711-12 है, ठीक है, 1711-12। ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला सही, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा द्वारका की विजय की इस क्षेत्र में रहने वाले समुद्री डाकू इस बंदरगाह से मक्का जाने वाले हज यात्रियों को लूटा करते थे। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं, आर की सही व्याख्या। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा जारी किया गया सोने का सिक्का नहीं है? मुहर, आत्मा, विनसात और चंदन। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, चंदन। चंदन जो है अकबर द्वारा जारी किया गया सिक्का नहीं है, ठीक है। अकबर द्वारा जारी किए जो सोने के सिक्के, इसमें मोहर है, संसब, इलाही, आत्मा है, ठीक है, विनसात, चौगुल है, बाकी लाले जलाली है। जबकि रुपया, जलाली, दरब, चंदन, चरक, तूकी, दह, ये सभी अकबर द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के थे, ठीक है। तो चंदन जो है यह चांदी का सिक्का था, ठीक है, चांदी का, ये हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही है? यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस है, 11 जिलों से होकर के गुजरता है और इसकी सबसे अधिक लंबाई है बदायूं में। और इस एक्सप्रेसवे पर 5 औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1, 3, 4। दूसरा गलत है। यह 11 जिलों से होकर के जाता है, यह बात गलत है, ठीक है, ये बात गलत है। इसकी अगर हम बात करें तो यह 11 नहीं बल्कि 12 जिलों से होकर के जाता है, ठीक है, 12 जिलों से होकर के जाता है। और इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है, 594 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई है 594 किलोमीटर, 12 जिलों से होकर के जाता है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगर ये पूछ ले कि किन जिलों से होकर के जाता है, तो याद रखिएगा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर के जाता है। सही आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ऐसे मंडलों की संख्या कितनी है जिनके अंतर्गत 6 जिले आते हैं? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 3 है, ठीक है, 3 मंडल है। और ये कौन-कौन है? लखनऊ है, कानपुर और मेरठ है, जिनके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्राणियों में किसमें श्वसन के लिए क्लोम गिल्स नहीं पाए जाते हैं? डॉल्फिन, व्हेल, वॉलरस या फिर ऑक्टोपस। फुट के हिसाब से बताना है, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। देखिए, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें आपका उभय डॉल्फिन हो गया, व्हेल और वालरस, इसमें क्लोम नहीं होते हैं। अतः यह श्वास लेने के लिए बार-बार समुद्री सतह पर इनको आना पड़ता है, ठीक है, सही आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित जंतुओं में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? मगरमच्छ, छिपकली और नेक्ट्यूरस या फिर मेढक। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मगरमच्छ, ठीक है, मगरमच्छ, ऑप्शन ए हो जाएगा। औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है जहाँ 75% से अधिक जनसंख्या विभिन्न उद्योगों में लगी हो? 60% से अधिक जनसंख्या विभिन्न उद्योगों में हो? 65% से अधिक जनसंख्या विभिन्न उद्योगों में हो या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जहाँ 60% से अधिक जनसंख्या उद्योगों में लगी हो, ऐसे क्षेत्रों को औद्योगिक नगर कहा जाता है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यह कहाँ पे स्थित है? चेन्नई, नई दिल्ली, मैसूर या फिर पुणे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह चेन्नई में स्थित है, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में। ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्लू कार्बन से आप क्या समझते हैं? देखिए अभी ऊपर ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए और ये फिर से रिपीट हो गया। महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा संग्रहित जो कार्बन है इसको कहा जाता है ब्लू कार्बन। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुतुबी मोहम्मद गौरी का दरबारी इतिहासकार था जिसकी पुस्तक है तारीख यामिनी। फिरदौसी ने महमूद गजनवी के आदेश पर शाहनामा की रचना की थी। अलाब्रूनी को फारसी का होमर कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए महमूद गजनवी के दरबार में फिरदौसी, अलाब्रूनी, उतबी ये सभी विद्वान जो है महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। उतबी या महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था और इसकी पुस्तक है तारीख यामिनी, ठीक है, तारीख यामिनी इसकी पुस्तक है। तो तारीख़-ए-आमनी जो है यह कुतुबी की पुस्तक है, बात बिल्कुल सही है। और इसी पुस्तक में महमूद गजनवी ने ज़्यादातर हमलों का उल्लेख किया है। फिरदौसी ने महमूद गजनवी के आदेश पर शाहनामा की रचना की थी, ठीक है। तो फिरदौसी की रचना जो है, फिरदौसी ने महमूद गजनवी के आदेश पर शाहनामा की रचना की थी, ये बात भी सही है, ठीक है, शाहनामा की रचना की थी और उसे फ़ारसी भाषा का होमर कहा जाता है। तो अल-बरूनी को नहीं, फिरदौसी को फ़ारसी भाषा का होमर कहा जाता है। अल-बरूनी जो कि एक अरबी यात्री था और यह महमूद गजनवी के दरबार में आने से पहले एक विद्वान और राजनयिक के रूप में जो आपका खेवा है, खेवा देश के शासक की सेवा में था, ठीक है? खेवा देश के शासक की सेवा में था। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए, इसमें आपका शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। महमूद गजनवी के आदेश पर शाहनामा की रचना की थी, ये बात भी सही है।
फिरदौसी की रचना जो है फिरदौसी ने महमूद गजनवी के आदेश पर शाहनामा की रचना की थी। ये बात सही है। और उतबी इसने तारीख-ए-यामनी की रचना की थी। देखिए इसका जो सही आंसर है वो बी होगा, ठीक है? बी होगा। पहला और दूसरा दोनों सही, तीसरा गलत है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ का जो कथानक है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। संथाल आदिवासी विद्रोह 1855-56 के नेता सिद्धू कान्हू थे। फकीर विद्रोह 1776-77 पंजाब क्षेत्र में हुआ था जिसके प्रमुख नेता मजनू शाह और चिराग अली थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, क्योंकि फकीर विद्रोह की अगर हम बात करें 1776-77 में होता था और यह जो है आपके पंजाब क्षेत्र नहीं बल्कि कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। ठीक है, बंगाल में हुआ था फकीर विद्रोह और इसके प्रमुख नेता मजनू शाह और चिराग अली थे। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है क्योंकि फकीर विद्रोह जो है या पंजाब में ना होकर के बंगाल में हुआ था। पहला दूसरा सही है। वहाबी आंदोलन के बारे में देखिए, रायबरेली के सैयद अहमद आंदोलन के प्रवर्तक थे और भारत में इसका प्रमुख केंद्र पटना था। सैयद अहमद ने पंजाब के सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। और वहाबी आंदोलन यह जो है लगभग 1830 से लेकर के 1860 ईस्वी तक जारी रहा। ऑप्शन ए हो जाएगा। संथाल विद्रोह के बारे में दामिन एको का मतलब क्या होता है? दामिन एको का मतलब क्या होता है आपको बताऊं। देखिए दामिन एको का मतलब होता है राजमहल पहाड़ी के पास की जमीन को दामिन एको कहा जाता था। ठीक है, और संथाल विद्रोह की अगर हम बात करें यह जो है 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह। 55-56 में सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। किसने 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन को प्रारंभ किया था? कूका आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जाता है भगत जवाहरलाल और सियान साहब को। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कूका आंदोलन जो कि एक धार्मिक विद्रोह था जो सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए यह आंदोलन की शुरुआत की गई थी और यह जो हुआ था पंजाब वाले क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, पंजाब वाले क्षेत्र में भगत सिंह और सियान साहब इसके महत्वपूर्ण नेता थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल जॉन निकोलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। कौन सा विकल्प सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जनरल नील, हैवलॉक और लॉरेंस यह तीनों जो है लखनऊ में मारे गए थे और कब? जो 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह के दमन करने के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। सौज झील, शेखा झील कहाँ पे है? देखिए बात करेगा शेखा झील की, ये आपके अलीगढ़ में है शेखा झील। ठीक है, बखिरा झील कहाँ पे है? बखिरा झील है संत कबीर नगर में। सरसई झील कहाँ पे है? सरसई झील है इटावा में। और सौज झील है मैनपुरी में। सौज झील है मैनपुरी में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4-3-2-1 ऑप्शन बी। 4-3-2-1 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों को उनके लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उनके लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इसका हो जाएगा आपका घाघरा, गोमती, रामगंगा, राप्ती। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। जिसमें बात करें अगर घाघरा, घाघरा की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर। 1080 किलोमीटर। गोमती नदी की लंबाई है 940 किलोमीटर। गोमती की लंबाई है। रामगंगा नदी की लंबाई 690 किलोमीटर है। 690 किलोमीटर है। और राप्ती नदी की जो लंबाई है वह 640 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जिस पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अधिकतम हो, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय न्यूनतम हो, मानव विकास सूचकांक उच्चतम हो या फिर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उपभोग व्यय अधिक हो। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जिसमें अधिकतम हो उसे कहा जाता है अनुकूलतम जनसंख्या। ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थ आवर के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच लाइट बंद करके इसे मनाया जाता है। अर्थ आवर 2024 इसकी थीम थी हमारे एक साझा घर के लिए एकजुट होना। प्रारंभ किया गया था 2009 में सबसे पहले सिडनी में और इसे जो है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका जो आयोजन है यह आईपीसीसी द्वारा नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ द्वारा किया जाता है। ठीक है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ द्वारा। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि दो समतल दर्पण 30 डिग्री के कोण पर झुके हों तो उनके मध्य में रखी वस्तु के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? इनके बीच जो बनी प्रतिबिंब है उनकी संख्या हो जाएगी 11। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी। धारणीय विकास लक्ष्य के संदर्भ में जो सुमेलित नहीं है उसे आपका चयन करना है।
सतत विकास लक्ष्य 13 समुद्री संसाधन, सतत विकास लक्ष्य 8 सतत आर्थिक सहायता, सतत विकास लक्ष्य 5 लैंगिक समानता और सतत विकास 12 मरुस्थलीकरण को रोकना। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और चौथा गलत है। पहला और चौथा गलत है। ठीक है। जो आपका 13 है इसमें क्लाइमेट एक्शन की बात की गई है। ठीक है। जो एसडीजी गोल 13 है क्लाइमेट एक्शन की बात की गई है। ठीक है, अर्थात जलवायु परिवर्तन की बात की गई है। और जो 12 है इसमें अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे अम्ब्रेला कानून के नाम से जाना जाता है? पर्यावरण संरक्षण 1986, वन्य जीव संरक्षण 1972 या फिर एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अम्ब्रेला योजना या अम्ब्रेला कानून के नाम से जाना जाता है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के नदियों के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। उत्तर प्रदेश में गंगा के बाईं ओर से यमुना गोमती, दाईं ओर से रामगंगा कर्मनाशा नदी मिलती है। गोमती एक स्थलीय नदी है जिसका उद्गम स्थल पीलीभीत के दलदली क्षेत्र फूला झील से होता है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी मिल जाती है। सिंध काली सिंध नदी राजस्थान के टैंक जिले में निकल करके जगमनपुर जालौन के उत्तर में गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2 3 सही है, पहला गलत है। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ शहर दिए गए हैं नदी तट। कौन शहर किस नदी के तट पे है उसे सम्मिलित करना है। औरैया की बात करें, औरैया है यमुना नदी के तट पे। लखनऊ किस नदी के तट पे है? लखनऊ जो बसा है गोमती नदी के तट पे बसा है। कन्नौज की बात करें या जो है गंगा नदी के तट पे, और बदायूं रामगंगा नदी के तट पे है। इसका जो सही आंसर है 2 3 4 एक ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, रोजा ताप विद्युत परियोजना रिलायंस ग्रुप द्वारा 1200 मेगावाट शाहजहांपुर में स्थापित किया गया है। माता टीला जल विद्युत परियोजना 30.6 मेगावाट या बेतवा नदी पर है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1878 में निर्मित निजली गंगा नहर नरौरा से जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर गंगा से निकलती है। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है जो फैजाबाद था सहारनपुर नामक स्थान पर यमुना के बाएं किनारे से निकलती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है जो बनवासा नामक स्थान पर शारदा अर्थात काली महाकाली नदी में से निकलती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, कुछ परियोजनाएं हैं लाभान्वित जिले हैं उससे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, उससे सम्मिलित करना है। उर्मिल बांध परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित होता है? वो है आपका महोबा। अर्जुन बांध नहर से हमीरपुर लाभान्वित होता है। अहरौरा बांध नहर से इससे वाराणसी और मिर्जापुर लाभान्वित होते हैं, और राजघाट से ललितपुर, झांसी और हमीरपुर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2 4 1 3 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो सिंचाई होती है वो नलकूपों के माध्यम से होती है। ठीक है, नलकूपों के माध्यम से होती है। और उत्तर प्रदेश में जो टोटल कुल सिंचाई है उसमें अगर हम बात करें कि किसका योगदान कितना है, तो इसमें जो आपका नलकूप है, नलकूप का जो योगदान है लगभग 75% है। ठीक है, लगभग 75% है। नहर के माध्यम से जो सिंचाई होता है इसका योगदान है लगभग 15.2%। ठीक है, उसके बाद है कुआं। कुआं का जो योगदान है सिंचाई में वो 8.8% है। तालाब हो गया, झील हो गया, इनका जो प्रतिशत है 0.5 है। ठीक, और अन्य जो हैं उनका योगदान है 0.6। ठीक है, तो देखिए क्रम से लगाने के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में है? दर्लीपाली, दादरी, सिगरौली और विंध्याचल। फूड के हिसाब से बताइए कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा, ददरी और सिगरौली। ठीक है, बाकी आपका जो दर्लीपाली है यह कहाँ पे है? ये आपके उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। ठीक, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कैगा, नरौरा, कल्पक कागरापाड़ा। इसका सही आंसर भी हो जाएगा नरौरा। कैगा की बात करें यह है कर्नाटक में, कैगा कर्नाटक में, कलपक्कम है तमिलनाडु में, काकरापारा है गुजरात में। गुजरात में, इसका सही आंसर भी हो जाएगा नरौरा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, तो इसे जो है आपको क्या करना है? लगा लेना है। ठीक है,
मैं आंसर बता ही दे रहा हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक? आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन 112 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 117, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 119, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जुलाई 2024 का करंट अफेयर है। अस्मिता योजना के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका प्रारंभ शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं को 22,000 किताबों में विकसित करना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है, ठीक है, दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जुलाई 2024 में विश्व धरोहर समिति के 66वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। और इसमें अगर बात करें तो भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की मेजबानी किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जुलाई 2024 में भारत के किस राज्य में स्थित चराई देव मैदान को सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? या किस राज्य में स्थित है चराई देव मैदान? ये इसकी अगर हम बात करें तो ये आपकी असम में है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, असम में स्थित है चराई देव। जुलाई 2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में केंद्रीय बजट 24-25 पेश करते हुए निवेशकों के सभी वर्गों के लिए किस टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था? यह जो कौन सा टैक्स था जिसे समाप्त करने की बात की थी? यह टैक्स एंजल टैक्स था, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जुलाई 2024 में निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र जल्द अभी समय में शामिल होने वाला 10वां देश बन गया है? 10वां अफ्रीकी देश बन गया है, यह है आपका आइवरी कोस्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा, आइवरी कोस्ट। जुलाई 2024 में स्कैंडिनेवियाई देशों में कौन सा एक पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया था? यह देश था डेनमार्क, जिसे बाद में हटा दिया गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ की जनता के विरोध के कारण, ठीक। जुलाई 2024 में रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ द्वारा जोरावर का अनावरण गुजरात के हजीरा में किया गया। जोरावर क्या है? देखिए जोरावर की अगर हम बात करें, यह एक क्या है, एक सेकेंड, जोरावर जो है यह आपका एक हल्का टैंक है, ठीक है, स्वदेशी हल्का टैंक। जो जोरावर एक स्वदेशी हल्का टैंक है और इसे जो है डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया, सही आंसर भी हो जाएगा। अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? यह जो है राजेश वर्मा को बनाया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? किस देश द्वारा पारित किया गया था? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा भारत में महिला और पुरुष 2023 शीर्षक से एक पुस्तक जारी की गई है? यह पुस्तक जारी किया गया सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। जुलाई 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में देखिए, इसमें विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है सिंगापुर का और भारत इसमें 81वें नंबर पे था। इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। और देखिए यह प्रत्येक 4 वर्ष के बाद जो है, सॉरी 4 महीने के बाद इसमें चेंजिंग होता रहता है, ठीक है, तो यह जो है बाद में आपको लास्ट समय में अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। अगस्त 2024 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर के स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? इसका जो अनावरण किया गया है यह डेनमार्क के साथ मिलकर के किया है। जुलाई 2024 में भारत और किस देश की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्याभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन किया गया था? और इसके 16वें संस्करण का आयोजन जो है भारत और मंगोलिया के बीच में किया जाता है, नोमैडिक नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन, ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन, ठीक है। और इसका जो आयोजन है 16वें संस्करण का, यह भारत ने किया गया था और भारत के मेघालय के उमरोई में, ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। जुलाई 2024 में श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को फाइनल में पराजित करके अपना पहला महिला एशिया कप खिताब जीत लिया? देखिए यह जो पराजित किया गया था भारत को, ऑप्शन डी हो जाएगा। जुलाई 2024 में
संपन्न विंबलडन चैंपियनशिप में निम्न में से किसने महिला एकल का खिताब जीता था? यह खिताब जीता गया था किसके द्वारा? बारबोरा क्रेजिस्कोवा द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। ऑप्शन बी। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? ललितपुर, सोनभद्र, वाराणसी या फिर मिर्जापुर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सोनभद्र में है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है, सोनभद्र में है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। सलखन जीवाश्म पार्क इस यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, ठीक है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस तिथि को केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? प्रत्येक वर्ष जो है 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऑप्शन सी। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश में स्थित किस विश्वविद्यालय में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया गया था? बीएचयू में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अलीगढ़ विश्वविद्यालय में, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जुलाई 2024 में किस राज्य के पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों पर बड़े कचरा बैग को लाना अनिवार्य कर दिया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सिक्किम। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन इसमें से सही सम्मिलित है? कुछ स्थिति और पद दिया गया है। डिक डिक सूफ प्रधानमंत्री है नीदरलैंड के, और मसूद पेजेशियन है राष्ट्रपति ईरान के, उर्सुल वान डेर लेyen अध्यक्ष यूरोपीय आयोग की है, या फिर उपरोक्त में से सभी? कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सभी विकल्प सही है, ठीक है। सभी विकल्प सही है। तो ये था जीएस वाला सेक्शन जिसमें हम लोग 140 क्वेश्चन को कवर किए हैं, और हिंदी वाला सेक्शन भी इसी में कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पेपर आपका एक ही साथ होना है, एक ही में होना है। बाकी लोग आप लोग अपना जो फीडबैक बताइएगा, आप लोग क्या चाहते हैं कि दोनों हिंदी और जीएस दोनों एक ही साथ कंबाइन कराया जाए या फिर अलग अलग कराया जाए, ठीक है। बाकी इस वीडियो में तो हम इसमें करा रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 141 में क्या है कि प्रतिरूप का विलोम क्या होगा? प्रतिरूप का विलोम क्या होता है? प्रतिरूप का विलोम जो है वो हो जाएगा आपका अनुरूप। ऑप्शन डी। विलोम युग में कौन सा एक गलत है? ऋत का अनृत, अनंत का अंत, तृष्णा का निष्क्रिय और संपत्ति का विपत्ति? कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तृष्णा का निष्क्रिय नहीं होता। तृष्णा की बात करें तो ये हो जाएगा आपका वी तृष्णा। तृष्णा का जो है वी तृष्णा होता है, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। घोष का विलोम क्या हो जाएगा? घोष का विलोम होता है अघोष। ऑप्शन ए। विलोम युग में कौन सा एक गलत है? गत का आगत, ज्योति का तम, दुर्जन का देव और जंगम का स्थावर? कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दुर्जन का देव नहीं होता है, ठीक है। दुर्जन का जो विलोम है वो सज्जन हो जाएगा, ठीक है, सज्जन। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से विलोम युग में कौन सा एक गलत है? सुनाम, दुर्नाम, सशंक, निशंक, परुष, कोमल और पूर्वीय या पौरुषत्व? कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पूर्वी का पौरुषत्व नहीं होता है, ठीक है। पूर्वी की अगर हम बात करें तो इसका पाश्चात्य होता है, पाश्चात्य। ऑप्शन डी, ठीक। उत्तरवर्ती का विलोम क्या होगा? पूर्ववर्ती, पश्चिमवर्ती, दक्षिणवर्ती या फिर इनमें से कोई नहीं? उत्तरवर्ती का जो विलोम है वह पूर्ववर्ती होता है। ऑप्शन ए। विपद का विलोम क्या होगा? संपद, संपत्ति या फिर विपत्ति? विपद का जो विलोम है वह हो जाएगा आपका संपत्ति। ऑप्शन ए। दीव का विलोम क्या हो जाएगा? दीव का विलोम होता है रात्रि। दीव मतलब दिन, तो इसका विलोम रात्रि हो जाएगा। ऑप्शन सी। और इस नेक्स्ट देखिए, साधर्म्य का विलोम क्या हो जाएगा? साधर्म्य का विलोम क्या होता है? साधर्म्य का विलोम हो जाएगा वैधर्म्य। ऑप्शन सी, वैधर्म्य। निम्नलिखित में से कौन विलोम की दृष्टि से गलत है? योगी का भोगी, रसवान का नीरस और तदपि का तथापि और मनसा का कर्मणा? कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तदपि। जो तदपि है या तथापि है, इसका विलोम जो है यद्यपि होता है, न कि तथापि, ठीक है। यद्यपि होता है, सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित पर्यायवाची युग में कौन सा एक गलत है? बहुत का प्रभुत्व, चोर का मूषक और समूह का समवाय, पानी का पावस? कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। पावस जो है यह वर्षा का पर्यायवाची है, ठीक है। पावस जो है वर्षा का, ठीक है, जबकि पानी का हो जाएगा नीर। नीर, ऑप्शन डी। षडानन किसका पर्यायवाची है? षडानन की अगर हम बात करें तो यह कार्तिकीय का पर्यायवाची है, षडानन। कार्तिकीय का पर्यायवाची षडानन हो जाएगा, ठीक है।
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सुधाधर, सुधाधर निम्नलिखित में से किसका पर्याय है? जल का, अग्नि का, चंद्रमा का या फिर चांदनी का? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा का, ऑप्शन सी। सौमित्र किसका पर्याय है? बलराम, लक्ष्मण, राम या फिर परशुराम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण का पर्यायवाची है सौमित्र। सनक का पर्याय किसका है, या सनक किसका है? सोने का, कुत्ते का, गधे का या फिर हिरण का? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है कुत्ते का पर्याय है शनक, ठीक है। द्रुति शब्द किसका पर्याय है? सार का, सुंदरता का, शमशान या फिर शत्रु? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरता का, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। घड़ा किसका पर्याय है? इस घड़ा किसका पर्याय नहीं है? कूट, घट, कुंभ या फिर टूम? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टूम का पर्याय नहीं है घड़ा, ठीक है। टूम की अगर हम बात करें, यह किसका है? यह है जो आपका आभूषण का पर्याय हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर इसका डी। नेक्स्ट देखिए, अहर्निश किसका पर्याय है? शाश्वत, प्रारब्ध, सुप्त या फिर निर्जर? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शाश्वत का। निम्नलिखित में से कौन सा एक बलराम का पर्याय है? रोहिणी, हलधर, श्यामवत या फिर जोरावर? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जोरावर, ठीक है, जोरावर का नहीं है। जोरावर जो है या बलवान, जोरावर जो है बलवान का पर्याय है। जोरावर किसका होता है? बलवान का, सही आंसर डी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? मेढक, दादुरी, युवती, तरुणी, लक्ष्मी, रमा और लुब्धक, वाट? कौन सा विकल्प इसमें से एक गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुब्धक किसका पर्याय है? लुब्धक जो है बहेलिया का पर्याय है। बहेलिया, बहेलिया मतलब जो शिकारी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इच्छू शब्द किसका तत्सम है? इच्छू शब्द किसका तत्सम है? यह जो है ईख का तत्सम होता है इच्छू, ऑप्शन डी। लेकिन में से कौन सा एक गलत है? यजमान, भ्रातृत्य, सपत्नी और चोटी? कौन इसमें से तत्सम नहीं है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, चोटी तत्सम नहीं है, ठीक है। चोटी तद्भव है जिसका तत्सम होता है चूड़ा, ठीक है, चूड़ा। ये चोटी बाल वाला चोटी है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव है? भक्त, आश्चर्य, मृत्यु या फिर आंसू? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आंसू। आंसू की अगर हम बात करें तो ये तद्भव है जिसका तत्सम होता है अश्रु, अश्रु, ठीक है। बाकी भक्त का भगत हो जाएगा, भगत हो जाएगा। मृत्यु जो है इसका हो जाएगा मौत, तद्भव, ठीक है। और आश्चर्य जो है इसका हो जाएगा क्या? अचरज, ठीक, अचरज। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। महावत का सही तत्सम क्या होगा? महावत का जो तत्सम है वो हो जाएगा आपका महापात्र, ऑप्शन बी, महापात्र। तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? भाप, वाष्प, सूत, सूत्र, शील, शिला और कारवेल, करेला? कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कारवेल और करेला, ये दोनों तत्सम तद्भव युग्म है, ठीक है, दोनों तत्सम तद्भव युग्म है, कारवेल और करेला। और इसमें पहले तद्भव दिया है फिर तत्सम दिया है, और इसमें पहले तत्सम दे दिया फिर तद्भव दिया है, इसलिए यह गलत हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी। निर्वहन किसका तत्सम है? निर्वहन जो है किसका तत्सम है? निर्वहन की अगर हम बात करें तो ये निभाना का तत्सम है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चतुष्काठ किसका तत्सम है? चौथाई, चौखट, चूल्हा या फिर जंगल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चौखट का, ठीक है। तत्सम तद्भव में कौन सा एक गलत है? कौन सा एक गलत है? पूर्ण, पूरा, धान्य, धन्य, स्तूप, इमारत और निर्झर, झरना? कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्तूप, इमारत, ये गलत है, ठीक है। स्तूप, इमारत, स्तूप का जो तद्भव है यह क्या होता है? स्तूप का हो जाएगा आपका ढूढ़, ढूढ़, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। लगुड़ किसका तत्सम है? लकड़ी का, गुड़ का, लड़का, लड़ना का या फिर लंगड़ा का? लगुड़ की अगर हम बात करें यह जो है आपका हो जाएगा लकड़ी का, ठीक है, लकड़ी का, सही आंसर इसका ये है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तद्भव है? मिर्च, भागिनेय, बंधन या फिर पदार्थ? इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, मिर्च, ठीक है, मिर्च तद्भव है। मिर्च आपका तद्भव है जिसका तत्सम मरीच होता है, मरीच। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? सभी के प्रत्येक सदस्यों को यही राय थी, सीमा विधवत है, वह दंड का पात्र है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभा के प्रत्येक सदस्यों की यही राय थी, यह गलत है, ठीक है। इसका सही क्या हो जाएगा कि सभा के प्रत्येक सदस्य की यही राय थी, ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक गलत है?
मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। गुरुजी में मेरी श्रद्धा है। दोनों चोटियों में कौन सी उच्चतर है? इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये हो जाएगा आपका अनुग्रहित। अनुग्रहित नहीं है, अनुग्रहित होता है। ठीक है, अनुग्रहित। अनुग्रहित होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। यावत जीवन। यावत जीवन का सही क्या होगा? यावत जीवन की सही वर्तनी हो जाएगी यावत जीवन, ऑप्शन है। ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें जो है उतराई, फिटकरी, प्रफुल्ल और मैथिलीकरण। इसमें आपको बताना है कौन सी वर्तनी इसमें से अशुद्ध है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उतराई। ठीक है, उतराई की वर्तनी गलत है, उत्तरदायी। इसका हो जाएगा आपका उत्तरदायी। इसका जो है आपका ठीक ऑप्शन है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक गलत, सॉरी कौन सा एक सही है? महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में प्रयोग करो। इस विषय में मैं आपको क्या कहूँ? उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो। तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं खूब जानता हूँ। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है। बाकी इस विषय में मैं आपको क्या कहूँ, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि इस विषय में इस विषय में मैं इस विषय में आपसे क्या कहूँ? इस विषय में आपसे क्या कहूँ, ये सही हो जाएगा। बाकी उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो, ये बात सही है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। तुम और तुम्हारे मित्र को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये सही है। ठीक है, सही आंसर इसका सही हो जाएगा। सॉरी, सही आंसर जो है इसका वो ए हो जाएगा, न कि सी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। मुझसे यह काम संभव नहीं। धागे काटे जाते हैं। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, ये गलत है। ठीक है, इसका हो जाएगा थोड़ी देर बाद वे लौट आए। सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। राम और श्याम से संबंध चर्चा। कृपया आप ही यह बताएं, यह कहना आपकी गलती है। उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी गलत है? सदृश, हिरण्यकशिपु, शुद्धिकरण और ब्रह्म। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुद्धिकरण। ठीक है, शुद्धिकरण की जो वर्तनी है यह गलत है, बाकी विकल्प आपके सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। कृतकृत्य, अंजलि, पौरुष और सभी। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। ठीक है, सभी विकल्प इसके सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रत्युक्त शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या होगा? प्रत्युक्त शब्द के लिए जो उचित वाक्यांश है वो क्या होगा? जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, पुनः उच्चारण करना, अपने सहारे रहने वाला व्यक्ति या जिसकी आशा न की गई हो। इसका सही आंसर क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह रूपक जिसमें गद्य और पद्य अधिक हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होता है गीति रूपक, ऑप्शन डी। अजर शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या होगा? अजर शब्द किसे कहा जाता है? अजर इसके लिए हो जाएगा जिसे बुढ़ापा न आए। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अदोपांत हेतु उचित वाक्य क्या होगा? अदोपांत हेतु उचित वाक्य हो जाएगा क्या? आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होता है अदोपांत। निम्नलिखित उपमा में से कौन सा एक बेमेल है? वह स्त्री जिसका पति छोड़ दे परित्यक्ता, जो स्त्री सूर्य ने देख सके असूर्य, असूर्य अस- अस्तर्युपस्या, जो असूर्यम पस्या होता है। ठीक है, असूर्यम पस्या, जो शराब का आदि हो, मद्यप और अनुचित बात के लिए आग्रह अनाग्रह। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुचित बात के लिए जो आग्रह होता है उसे दुराग्रह कहते हैं। ठीक है, दुराग्रह। पार्थिव शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? पार्थिव का उचित शब्द क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जो पृथ्वी से संबंधित है। कलप शब्द हेतु उचित वाक्य क्या हो जाएगा? कलप शब्द के लिए हो जाएगा आपका हाथी का बच्चा, ऑप्शन सी, हाथी का बच्चा। जिसके पानी में चक्र हो, जिसके पानी में चक्र, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए एक शब्द हो जाएगा चक्रपाणी। पानी मतलब क्या होता है? हाथ होता है। हाँ, सही आंसर। अपने ही पुरुष अपने ही पुरुषार्थ पर आरूढ़ रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अपने ही पुरुषार्थ पर आरूढ़ रहने वाले के लिए एक शब्द होता है स्वावलंबी, ऑप्शन बी। बिना विचारे अंधवत अनुकरण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? बिना विचारे अनुकरण करने वाला, अंधवत अनुकरण करने वाले के लिए एक शब्द होता है गतानुगति, ऑप्शन डी। त्याग शब्द का सही विशेषण क्या होगा? त्याग शब्द का सही विशेषण जो है वो हो जाएगा त्यागी और त्याज्य, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण शब्द नहीं है? आकृष्ट, झक्की, वैद्युत या फिर ज्ञापन। इसका सही आंसर क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञापन, ऑप्शन डी सही है। विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा एक गलत है? भक्ति भक्त, लक्षण लाक्षणिक,
संताप, संतप्त और वर्णित वर्णन। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्णित वर्णन, ये आपका गलत है। ठीक है, वर्णित वर्णन या विशेष से विशेषण की दृष्टि गलत है। ठीक है, वर्णित या विशेषण है, जबकि वर्ण विशेष है। ठीक है, तो डी हो जाएगा। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? कौन सा विशेषण इसमें प्रयोग किया गया है? इसमें जो है गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 वर्ष होना में कौन सा विशेषण है? 16 वर्ष होना की अगर हम बात करें तो यह परिमाणवाचक विशेषण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन विशेषण विशेष युग्म में कौन सा एक गलत है? ईस्वी ईसा, ख्यात ख्याति, घायल घाव, प्रशंसनीय प्रशंसित। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशंसनीय प्रशंसित गलत है। ठीक है, बाकी जो प्रशंसनीय का सही विशेष से प्रशंसा होता है। ठीक है, डी। उर्मी शब्द का सही विशेषण क्या होगा? उर्मी का विशेषण क्या होगा? एक उर्मी का जो विशेषण है वो हो जाएगा आपका उर्मिल। ठीक है, उर्मिल। और उर्मिल कैसे लिखा जाएगा? उर्मिल, ऑप्शन बी। ठीक, वह बालक जोर जोर से रोता है, इस वाक्य में जोर जोर क्या है? वह बालक जोर जोर से रोता है, इस वाक्य में जोर जोर क्या है? देखिए, जोर जोर की अगर हम बात करें तो यह क्रिया विशेषण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? झिलमिलाना, झिलमिल, छवि छबीला, गंदगी गंदा और खपड़ा खंडित। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, खपड़ा खंडित ये गलत है। ठीक है, खपड़ा का जो है ये विशेषण खपड़ायल होगा, न कि खंडित। ठीक है, और खंडित जो है, खंडित का जो विशेष से है यह खंड होता है, खंड। ठीक है, और खपड़ा का खपड़ा, खपड़ा का हो जाएगा आपका खपड़ा। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, पाथेय का विशेषण क्या होगा? पाथेय का विशेषण होता है पथ, ऑप्शन पाथेय का विशेषण पथ होता है। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग फुल टेस्ट 200 क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। और जो लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है फ्री टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी इसका फुल एक्सप्लेनेशन वाला जो इंग्लिश हिंदी आपका मतलब कह सकते हैं पीडीएफ है, ठीक है, क्वेश्चन और आंसर का, वो पेड ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया गया है। जो लोग उसे ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। और आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्या चाहते हैं, दोनों जो आपका जीएस और हिंदी वाला सेक्शन है एक ही वीडियो में कराया जाए या फिर अलग अलग कराया जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।